हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम कम्युनिकेशन का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले के दोनों पार्ट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं। तो आपको ऑप्शन पहला दिया मनोरंजन, दूसरा ऑप्शन है अन्योन क्रिया संप्रेषण, तीसरा है विकासात्मक संप्रेषण और चौथा है कम्यूटेरियन। तो जो आपके इस तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कंप्यूटर से हो गया, टेलीशॉपिंग से हो गया या इंटरनेट से हो, तो इस तरह के जो भी आपके कम्युनिकेशन होते हैं वो आपके इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसी से इंटरेक्ट से ही आपका बना है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन या अन्योन क्रिया संप्रेषण। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट 1780 में किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर एनी बेसेंट, दूसरा है जेम्स ऑगस्टस हिक्की और तीसरा है लॉर्ड क्रिप्सन और चौथा है ए.ओ. ह्यूम। तो जो आपका प्रथम अखबार था भारत का बंगाल गजट, वो आपका 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई थी? तो जो आपका प्रेस सेंसरशिप है ये आपका 1975 में अध्यारोपित किया गया था, और ये जो है आपका इंदिरा गांधी के समय किया गया था, जब आपकी इमरजेंसी थी उस समय। तो उस समय ये 1975 में प्रेस सेंसरशिप लाया गया था, ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? तो जो आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है टीचर और स्टूडेंट्स के मध्य, तो एक टीचर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना क्या होता है एजुकेशन देता रहता है, तो उनका जो जो एजुकेशन देता है वही उनका कम्युनिकेशन माना जाता है। तो आप एजुकेशन से ही समझ लीजिए, जैसे एडू, तो एडू से ही आप समझिए एडुटेनमेंट, यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडुटेनमेंट या एजुटेनमेंट। ये आप एजुकेशन से ही इसको रिलेट कीजिए, एजुकेशन से ही बनाइए एजुटेनमेंट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन के किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है? तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका लैटिन शब्द से मिलकर बना, और लैटिन शब्द में क्या होता है आपका कम्युनिस और कम्युनिकेयर, इन दोनों से आपका मिलके कम्युनिकेशन बना है। ये दोनों आपके लैटिन वर्ड हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिस और कम्युनिकेयर। फिर अगला क्वेश्चन है, चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जनसमूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण या कम्युनिकेशन के प्रकार को कहते हैं? तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसमें बताया था हमने कि जो इस तरह के एक बड़े विशाल जन समूह को किसी सोर्स के द्वारा उनसे मतलब कम्युनिकेट किया जाता है या बातचीत किया जाता है, तो उस तरह का जो भी आपका कम्युनिकेशन रहता है वो आपका मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास लाइन कम्युनिकेशन, या हिंदी में भी आपका ऑप्शन यही सही है, मास लाइन कम्युनिकेशन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं? तो पहला आपका दिया है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, तीसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और चौथा है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो जो आपके ये आत्मा और पूर्वजों या भूत पिचासों से बात करने वाली जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका आता है कि ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत उसको रखते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। और ये आपका जो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ये आप जैसे मान लीजिए खुद से बात करते हैं, जैसे आप कोई चीज़ होता है तो अपने खुद से बात करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, या देखते हैं आप कोई लोग अब खुद से ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो वो उस तरह की जो भी बात होती है जो मतलब खुद से बात किया जाता है, तो वो आपका होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है।
और जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं जिसमें दो लोग रहते हैं आमने सामने या टू वे जब कम्युनिकेशन होता है तो वो आपका होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है। और फेस टू फेस तो आप नाम से ही समझते हैं कि दो व्यक्ति होंगे आमने सामने से भी बात करेंगे तो आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में मूक फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक थे। पहला ऑप्शन है के अब्बास, दूसरा है सत्यजीत रे, तीसरा है बी आर चोपड़ा और चौथा है दादा साहब फाल्के। तो जो पथ प्रदर्शक थे मूक फीचर फिल्म के, साइलेंट फीचर फिल्म के, तो ये आपके माने जाते हैं दादा साहब फाल्के को माना जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा साहब फाल्के। और वो पहली फिल्म थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, फिल्म का नाम था जो पहली फिल्म थी, साइलेंट फीचर फिल्म थी। और ये आपकी रिलीज़ हुई थी 1913 में रिलीज़ हुई थी। तो ये आप तीन चीज़ें याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी 1913 में रिलीज हुई थी और मूक फीचर फिल्म के पथ प्रदर्शक थे दादा साहब फाल्के। फिर अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला आपका दिया है विजुअल वन वे, दूसरा है ऑडियो विजुअल वन वे, तीसरा है ऑडियो विजुअल टू वे और चौथा है विजुअल टू वे। तो जो आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक साइड में आप बैठे हैं, दूसरे साइड में आप जिससे भी बात करें, आपका दोस्त हो या परिचय का जो भी हो, ठीक है। तो इधर से मान लीजिए आपका चित्र उसको दिखता है और दूसरे को आपका फ़ोटो उसको देखता है, ठीक है। तो आप लोग दोनों से इस तरह से फ़ोटो भी देखता है और आप उस क्या होता है कि आपकी वीडियो भी उसको दिखाई देती है दूसरे व्यक्ति को। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने कुछ कम्युनिकेट किया, दूसरे ने सुना, फिर उसके बाद आपको फीडबैक दे दिया। तो ये आपने उसको कोई मैसेज भेजा, फिर उसने क्या किया, उसको सुना, फिर अपना फीडबैक दिया। तो ये आपका इस तरह से एक टू वे में चलता रहता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपका ऑडियो भी सुनाई देता है और आपकी वीडियो भी दिखाई देती है। तो इस तरह होता है कि आपका ऑडियो और वीडियो के साथ आपका टू वे प्रोसेस होता है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य दो तरफा, मतलब ऑडियो भी सुनाई दे रहा है, वीडियो भी दिखाई दे रहा है और टू वे मतलब फीडबैक भी उसमें शामिल है। तभी ना आप मान लीजिए अपनी कोई बात रखेंगे, दूसरा सुनेगा, फिर उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। तो ये आपका टू वे माना जाता है इस तरह। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये भोपाल में स्थित है, एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, या इसको आप कह सकते हैं कि एमसी का मतलब होता है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। ये आपका है भोपाल में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है। तो पहला है एनटीसीएस, दूसरा है पाल, तीसरा है एनटीएसई और चौथा है एसईसीएएम। तो जो इंडिया में जो यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जो टीवी प्रोग्राम आप देखते हैं उसके ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो इंडिया में यूज करते हैं वो पाल को यूज किया जाता है। और पाल का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये होता है आपका फेज, ये हो गया फेज अल्टरनेटिंग लाइन, फेज अल्टरनेटिंग और लाइन होता है आपका। ये आप इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, पाल का फेज अल्टरनेटिंग लाइन होता है। और ये आपका इंडिया में यूज होता है, जो भी टीवी प्रोग्राम तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए उनको इंडिया में पाल यूज होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएवीपी का पूर्ण रूप है। तो इसमें आपको बताना है कि जो डीएवीपी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप अगर देखेंगे ऑप्शन में तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। ये आपका डीएवीपी का फुल फॉर्म होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। ये सब आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट रटना ही पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ तो समझा नहीं सकते हम। तो डीएवीपी आप याद कर लीजिए, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर अगला क्वेश्चन है, टीआरपी पद जो टीवी शो से संबंधित है उसका अर्थ है। तो अगर आप लोग टीवी चैनल देखते होंगे, टीवी प्रोग्राम या न्यूज़ जो भी देखते हो, तो उसमें आप कई बार सुने होंगे टीआरपी सुनते होंगे। तो आपको बताऊँ वो टीआरपी होता है उसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका पहला दिया है टोटल रेटिंग पॉइंट, दूसरा है टाइम रेटिंग पॉइंट्स और तीसरा है थीमेटिक रेटिंग पॉइंट्स और चौथा है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। तो जो आपकी टीआरपी होती है ये आपका होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स।
क्योंकि आप इसको देखिए टेलीविज़न पे देखते हैं या फिर न्यूज़ चैनल हो या टीवी प्रोग्राम जो भी आप देखते हैं तो आपका टेलीविज़न पे आता है, तो इसलिए आपका टी से टेलीविज़न हो गया और आर से आपका रेटिंग हो गया और पी से हो गया पॉइंट हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, सही आंसर है टीआरपी का। फिर अगला क्वेश्चन है फोटो ब्लीडिंग का अर्थ है। तो पहला आपका दिया फोटोक्रॉपिंग, दूसरा है फोटो स्थापन, तीसरा है फोटो कटिंग और चौथा है फोटो रंगों का संयोजन। तो जो आपका फोटो ब्लीडिंग होता है उसका मतलब होता है कि जो आपके फ़ोटो कलर होते हैं उनको एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। फोटो ब्लीडिंग का मतलब होता है फोटो रंगों का समायोजन या फोटो कलर एडजस्टमेंट, ये होता है आपका फोटो ब्लीडिंग होता है। फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ब्लीडिंग मतलब आपका क्या, ये आपका ब्लड से रिलेटेड है और ब्लड में क्या होता है आपका कलर होता है वो जो कि लाल रंग का हो, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो ब्लड होता है वो कलर में होता है, इसलिए जो आपका होता है कलर एडजस्टमेंट ही आपका फोटो ब्लीडिंग होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है संचार रणनीति बनाते समय पुनर्निवेशन अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है, पहला ऑप्शन दिया है ऑडियंस, दूसरा दिया है कम्युनिकेटर, तीसरा दिया है सैटेलाइट और चौथा दिया है मीडिया। तो जो आपका फीड फॉरवर्ड है, जैसे आपका होता है कि एक फीडबैक होता है दूसरा फीड फॉरवर्ड होता है। तो फीडबैक जो होता है वो आपका क्या होता है कि ऑडियंस देती है आपको, जैसे आप कहीं भी जाएंगे कोई सभा करेंगे तो आप जो भी लेक्चर देंगे फिर उसको जो ऑडियंस सुनेगी फिर उसके बाद वो अपना फीडबैक देगी। तो जो फीडबैक दिया था वो ऑडियंस के द्वारा दिया था। और यहाँ पे आपको कहा है फीड फॉरवर्ड का, तो जो फीड फॉरवर्ड का है वो आपका कम्युनिकेटर के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेटर या संचारक। ये आपका फीड फॉरवर्ड से रिलेटेड है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आत्म संप्रेषण कहते हैं, मतलब आपको बताना है तो आत्म संप्रेषण या जो आप खुद से बात करते हैं उसको कौन से कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है संगठनात्मक संप्रेषण, दूसरा है अपवाह संप्रेषण, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण और चौथा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया जस्ट कि जो खुद से बात किया जाता है वो आपका आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और जो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो तो इसमें आपके दो लोग होते हैं कम से कम जो कि आमने सामने होते हैं, तो उनसे आप बात करते हैं, तो ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है साइट पद का पूर्ण रूप है। तो इसमें आपको बताना है साइट क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपका पहला दिया है सैटेलाइट इंडियन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, दूसरा है सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, तीसरा है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट और चौथा दिया है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीचर एजुकेशन। तो जो आपका साइट होता है ये आपका होता है कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट होता है। ये आपका 1975 में लॉन्च हुआ था, 1975 में लॉन्च हुआ था और इसको डिज़ाइन किया गया था आपका नासा और इसरो के द्वारा मिलकर इसको डिज़ाइन किया गया था। ये आपका 1975 में ये लॉन्च किया गया और इसको डिज़ाइन किया था नासा और इसरो ने मिलकर डिज़ाइन किया था। और इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ये होता है इसका फुल फॉर्म होता है। और 1975 नासा और इसरो, ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन है सोच विचारों तथा संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों या प्रतीकों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है। तो आपका पहला दिया है चैनलीकरण, दूसरा है मध्यस्थता, तीसरा है कूट लेखन और चौथा है कूट वचन। तो जो भी आप का जो आइडिया होते हैं, थॉट होते हैं एंड जो मैसेज होते हैं उसको वर्बल या नॉन वर्बल में जो आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसको हम लोग कहते हैं कि वो आप उनको इनकोड कर रहे हैं, मतलब इनकोडिंग कर रहे हैं उसका। तो जो भी आप अपना मैसेज डिलीवर करते हैं जिसको भी, तो आप क्या कहते हैं उसको इनकोड करते हैं, इनकोडिंग करते हैं। जैसे होता है जो मैसेज सेंडर होता है उसको हम लोग इनकोडर कहते हैं और वो क्या कहता है मैसेज को इनकोडिंग करता है। तो यहाँ पे वही आपको बताना है कि जो आपके थॉट्स हैं, विचार हैं, उसको वर्बल या नॉन वर्बल जो भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपका इनकोडिंग कहलाता है। फिर आप जिसके पास वो मैसेज जाता है फिर वो उसको रिसीव करता है तो वो क्या करता है उसको डिकोड करता है। डिकोड करके बाद उसका अपना जो भी उसका इफेक्ट होता है मैसेज का उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसको फीडबैक देता है। तो रिसीवर क्या होता है वो आपका डिकोडर रहता है और वो मैसेज को डिकोडिंग करता है। तो यहाँ पे आपका पूछा है कि
सोच विचार संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनकोडिंग या कूट लेखन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन है, लोक संचार सहज हो जाता है। तो पहला आपका दिया है ज़्यादा जटिल संरचना के अंदर, दूसरा है ज़्यादा राजनीतिक संरचना के अंदर, तीसरा है ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर और चौथा है ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंतर्गत। तो जो आपका पब्लिक कम्युनिकेशन होता है ये आपका ज़्यादा सहज या आसान होता है, ये आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंतर्गत होता है। फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप एक रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत चलेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से और सहज तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंतर। फिर अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है। तो पहला आपका है व्यक्तित्व, दूसरा अपेक्षा, तीसरा है सामाजिक दर्जा और चौथा है कूटबंधन करने की योग्यता। तो जो आपका कॉग्निटिव होता है ये आपका रिलेटेड होता है आपके ज्ञान से रिलेटेड होता है, या ज्ञान या बुद्धि से रिलेटेड होता है, आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका होता है कि बैरियर्स होता है ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में जो आपका कॉग्निटिव बैरियर्स होता है वो क्या होता है वो बताना आपको। तो जैसे आपका कॉग्निटिव है वो आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है या आपके बुद्धि से या दिमाग से उससे रिलेटेड होता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया है व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व का आपके इंटेलिजेंस से कुछ लेना देना नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर दूसरा अपेक्षा है तो ये भी आपका गलत है। तीसरा दिया सामाजिक दर्जा दिया है तो ये भी आपका गलत है। फिर चौथा दिया है कूटबद्ध करने की योग्यता मतलब कोडिंग एबिलिटी। तो कोडिंग एबिलिटी आपका आ जाएगा कॉग्निटिव डाटा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास एबिलिटी है, आपकी इंटेलिजेंस सही है तो तभी आप मैसेज को अच्छे से कोड और डिकोड कर पाएंगे। तो ये आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो जाएगा और जो आपका इंटेलिजेंस है वो आपका कॉग्निटिव से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ये आपका बैरियर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोडिंग एबिलिटी या कूटबद्ध करने की योग्यता। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की प्रिपरेशन नेट की अच्छे तरीके से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।